बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूं उसामा तैयब। नादिन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे मुझे किसी ने ये समझाया था कि कभी ये ना कहा करें कि तारुफ की मोहताज नहीं, बताया करें। मैं मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि उनकी अवाइल उम्री का जिक्र हमने करना है आज के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के 3 हिस्से होंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब आसिफ हाशमी साहब का, जो किसी तारुफ के वाकई मोहताज नहीं है और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं अपनी अवाइल उम्री से। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 16 साल की उम्र से वो मुशीर रहे मुख्तलिफ बड़े ओहदेदारान के साथ, जिसमें गवर्नर, CM, PM और मुख्तलिफ महकमे, जिसमें रेलवेज़ और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़, एक तो हम इस पे बात करेंगे कि बिल्कुल अवाइल उम्री से ही जो है वो जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में उनका शुमार किया जाता है, बानी रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और उसके बाद जो है वो दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के, क्योंकि ये चेयरमैन रहे और ऐसी बदकिस्मती कि वो महकमा जिसके बारे में शायद इनके आने से पता चला कि ये भी एक महकमा है। इसमें भी हम बात करेंगे कि ये क्या इत्तेफाक था और कैसे इस महकमे का इंतखाब हुआ इनके लिए, इनकी अपनी चॉइस थी या इनको ये सौंपा गया, और फिर इन पे बेतहाशा करप्शन के इल्ज़ामात लगे, वो भी पूछेंगे क्यों लगे और क्या कुछ साबित हुआ उसमें। और तीसरा हमारा जो हिस्सा होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, आज के हवाले से, आज के मामलात के हवाले से, तीनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान के हालात। तो मैं वेलकम कहूँगा आसिफ हाशमी साहब को कि सर आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना प्यारा चैनल और इतना प्यारा सिस्टम, द वे यूर, मतलब आपके सारे काम हैं इधर, और जिस तरह आप लोगों ने किया, सो वेरी गुड। और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि ये चैनल और बहुत तरक्की करे इंशाल्लाह ताला। आमीन, जज़ाकल्लाह। सर मैं स्टार्ट करूँगा कि इतनी एक चीज़ जिसका मैं बहुत सी चीज़ें जिसका जिक्र नहीं कर सका और वो हम साथ साथ करते रहेंगे। एक ऐसी माँ की औलाद, एक ऐसी वालदा आपकी माशाल्लाह, जिन्होंने अपनी फील्ड न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो PhD की, और वो पहली PhD थी पाकिस्तान के अंदर। तो इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, और फिर आपके भाई भी सारे माशाल्लाह जो है वो फैमिली मेम्बर्स भी जो है वो पढ़े लिखे, अच्छे ओहदों पर, अच्छी जगहों पर जो है वो मौजूद हैं। तो इतनी अर्ली एज से सियासत में आने का, जबकि शायद आज भी हमारे कोई इतनी ज़्यादा नहीं मिलती लिबर्टी के सियासत में कुछ जाना चाहता है, तो उस दौर में सियासत में आना और ये सारा कुछ किस तरह से हो पाया? सबसे पहली बात ये थी कि सियासत में जो और जो मुश्किलात आती हैं छोटी उम्र में, जो वो हैं वो तो अलग है, लेकिन जो मुझे घर के अंदर से मुश्किलात मिलती थी वो ये थी कि मेरी वालदा, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं जज बनूँ, अच्छा, और मैं लॉ पढ़ूँ और मैं पढ़ूँ। अभी तो पढ़ने वाला ज़माना था कि 9th और 10th में मैं, वो जब भी कोई पता लगता था किसी का भी जलसा है, घुस के भाग के चला जाता था। फिर जब मुख्तसर ये है कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो जब भी उन्होंने आए वहाँ से वापस ताशकंद से, और वो जो कुछ भी हुआ, तो उस वक्त तक इंसान इतना समझदार तो हो जाता है। तो उधर फिर वो एयरपोर्ट पे आ रहे थे, वो एयरपोर्ट पे नहीं, सॉरी, स्टेशन पे आए, लाहौर स्टेशन पे। तो हमारा घर शादमान में था, शादमान में जो GOR है वो उसके अंदर वालदा क्योंकि को मिला हुआ था घर। तो वहाँ से मैं निकल के सीधा ही जाओगा ना, उसके पीछे फिर स्टेशन पे चले गए। स्टेशन पे गए तो इस तरह का ना, वो ये जगह जो आपकी जैसे बनती है, वो उधर कैफेटेरिया था। तो कैफेटेरिया पे चढ़ गया, वो एयरपोर्ट पे जब वो निकले तो उनकी देखने के लिए उनको, और एकदम तेज़ गिरा, और जब मैं तेज़ गिरा तो मेरी टांग को टूट गई, और वो जो लोगों का रश इकट्ठा हो गया। तो भुट्टो साहब ने वो देखा और आए और उन्होंने कहा कि किसकी ड्यूटी लगाई, इसको लेके जाओ और जब ये ठीक हो जाए मेरे पास लेके आओ। खैर वो मेरी किस्मत में मेरा गिरना जो है वो फ़ायदेमंद हो गया। और माँ अम्मी की डांटें हर थोड़ी देर बाद, जब मैं करूँ हाँ मुँह करूँ, दर्द करूँ तो अम्मी की डांटें। और ख़ैर वो हो गया, ऐसा हो गया कि शहीद भुट्टो तक पहुँच गए। उसके बाद ये भी होता रहा कि जब भी मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ जो भी कोई वो हो, सिटी मजिस्ट्रेट या कुछ, तो वो मुझे देख ले तो वो अम्मी को फ़ोन करके कह दे तुम्हारा भाईन, आपका बेटा फिर आज उधर फिर आ गया था, फिर शिकायत लग जाती थी। हाँ जी, अम्मी लॉक करके जाती थी घर बाहर से। अच्छा, मैं खिड़की को टाप के चले जाता था, बेचारी को पता भी नहीं लगता था। वो जब एक दिन शाह साहब थे यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट उस ज़माने के, तो वो कहने लगे बहन आपका बेटा आज फिर आया था। कहने भाई ना करें, आपने कहाँ देख लिया, किसको मेरा बेटा समझते हैं? मैं तो उसको लॉक करके आई हूँ, मुझे डर लग रहा है कुछ और ना जाए, अकेला है अंदर बंद करके आई हुई हूँ। अब वो बेचारी तो नहीं पता था कि उससे पहले मैं कुछ बाहर के आ जाता था। तो ये है कि इस तरह से जो है वो सियासत में बढ़ते गए टाइम का पता ही नहीं लगता। अभी मुझे जब भी कोई चीज़ें याद आती हैं
और कई दफ़ा एक लेटे लेटे कुछ ऐसे किस्सा याद आ जाता है, मैं कहता हूँ ओ ये ऐसे हुआ था। कुछ सुनाए ना हमें ऐसे किस्सों में से कोई किस्सा सुनाए कि कैसे फिर आप एडवाइजर जो है वो इतनी मतलब अब मैं ऐसी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं चीज़ें कि वो अगर मैं टीवी बोल दूंगा तो कुछ जमातें मेरे से नाराज़ हो जाएंगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा तो लेकिन ऐसा था कि जब भी, अच्छा एक छोटी सी ऐसे बात बताता हूँ जी, जो बचपना भी था और एक अच्छी बात नहीं थी, अगर वो कुछ सुनेगा भी तो ना, लेकिन इसमें कोई ऐसी वो नहीं है इतना। एक दिन पीएनए की मूवमेंट चल रही थी और बहुत सख्त किस्म की, और शहीद भुट्टो लाहौर आए, उन्होंने कहा कि ये जो औकाफ की डिपार्टमेंट है पंजाब का, ये तुम्हारे अंडर है। नवाब साहब को कहने लगे पंजाब के अंडर। उन्होंने कहा जी सर। सो तुम लोगों ने 2 मौलवी नहीं इकट्ठे कर सकते? तुम लोगों ने 2 मौलवियों से मुलाकात नहीं की आज तक? ये अब उस ज़माने में मौलवी से हाथ भी मिला लो तो उस मौलवी को अगले कत्ल कर दें। वहाँ का सिस्टम ऐसा था, बड़ा सख्त सिस्टम था। तो मैंने ये सोचा कि यार जब ये कह रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी है कि मैं ना ये चीज़ होनी चाहिए, ये ना हो पाए। कैसे? मेरे घर में एक मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़ाने आते थे, तो मैंने उनको कहा मौलवी साहब प्लॉट चाहिए? उन्होंने कहा हाँ चाहिए। मैं कहा अच्छा। मैंने उनको चोला शोला बना दिया, वो अच्छा सा, वो खुद गया अनार के लिए देख के लाया, 2-3 खरीद के लाया। फिर एक हमारे वहाँ मस्जिद थी जेल रोड के ना, लाहौर कॉलेज से और गोलचक्कर होता था वहाँ, अब गोलचक्कर नहीं है। गोलचक्कर के साथ कोने में वापडा के फ्लैट से उसके साइड मस्जिद थी, टीन की छत वाली, और बाथरूम भी उसका खुला हुआ ऊपर से। तो वहाँ जो जाते थे वो हाता मुलचंद की कच्ची आबादी से इमाम साहब जाते थे। उनसे मैंने रास्ते में पूछा, कहते हैं भाई दे दो, अगर प्लॉट दे सकते हो, हम तो कच्ची आबादी में रहते हैं। मैं कहने जी आप फिक्र ना करें, आप उनको भी बना दिया। एक शमस शर्मे के पास फिरोज रोड पे एक लोहे की दुकान थी जो सरिया टूटते थे ना, यहाँ तड़के, वो ऊपर तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, तो वो जो सरिया तो नहीं होता वो लगा के और फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें प्लॉट चाहिए? कहते सर ये जन्नत वाली गल्ला कर दो, कितने फरिश्ते बन के आए। उन्होंने भी बनाता मौलवी बना के उसकी दाढ़ी को सही साफ करवा के साबुन से करवा के कोई कपड़े 3-4 ऐसे 4-5 इकट्ठे करके ले गया। अब उस ज़माने में आप लोग के चैनल्स वगैरह नहीं होते थे, वो होता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक कैमरा, और एक आता था पाकिस्तान टाइम्स का नुमाइंदा, या एक पीटीवी का भी होता? नहीं, अच्छा पीटीवी भी नहीं, वो आता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कैमरा। अच्छा ठीक है, जो पीटीवी को खबर देता था, फुटेज दे देता था, खबर दे देता था। ठीक हो गया। और जो पाकिस्तान टाइम्स वगैरह का अगर कोई नुमाइंदा लिखने के लिए आए, फोटोग्राफ उसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाला देता, वही देगा। ठीक, वो हो गया जी। उनको लिए मैंने गुलाब जामुने क्या और रसगुल्ले क्या और जलेबियाँ क्या रखवा दी, और ये बिठा दिया उनको। ऐसे अजीम किस्म के लीडर लग रहे थे वो बैठ गए। जब वो बैठ गए तो बातें शातें हुई, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। बड़ा मैंने कहा आपको दे देंगे। अब मैं घर आ गया, घर आके मैं लेटा हूँ, तो उस ज़माने में पीटीवी पे 9 बजे में खबरनामा आता था। आप पैदा नहीं हुए होंगे, आपने सुना तो होगा। नहीं 9 बजे सर, नहीं सुना था बिल्कुल। 9 बजे का खबरनामा जो है वो 9 बजे की खबरनामा आता था, वो सुनने बगैर कोई भी नहीं सोता था। और 8 बजे का ड्रामा देखे बगैर, हाँ, ड्रामा भी हुआ करता था ना। तो ये जो 9 बजे का खबरनामा सुनते थे और लोग उसके बाद सोते थे। तो ये मौलवी साहब उधर पढ़ाने गए थे, जो कुछ भी मुझे नहीं पता। तो हम मेरे बाहर से गार्ड आया कि मैंने नौकर को कहा कि साहब को मैंने कहा मैं तो इस वक्त नहीं, मैं कौन है क्या है? उन्होंने कहा नहीं सर वो है सेफ बंदा, अपना ही है और बड़ा ज़रूरी आपको मिलना। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने ड्राइंग रूम उसको खुलवा के मैंने कहा अंदर आ जाए। तो पीछे मेरा गनमैन भी आ गया। तो मैंने एक बंदा यूँ कपड़ा लपेटा, यूँ लपेटा, सिर्फ आँखें नज़र आ रही। आप देखते हैं ना आजकल एक लीडर हैं जिनकी तरफ आँखें नज़र आती हैं, अच्छा उस तरह उसकी आँखें नज़र आ रही। तो मैंने कहा सर जी मैं मर गया, वो मैं मर गया, और मर चाह लो। वही मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं सर मर गया अंगाज मैंने जिंदगी। मैं क्या हुआ क्या बता। तो सर कहते सर जी मैं उन्होंने कुरान पढ़ान गया सा, वो पीटीवी ड्रामा चल पे, पीटीवी खबर चलियाँ उत्थे उन्होंने मैंने टीवी च मैंने वेख लिया। उन्होंने अंदर घर वाले ने आके सारे ने मैंने कुट्टन लग पे, 12 भी लोग आ गए कुट्टन लगे। साइकिल भी उन्होंने मेरी खो ली, मैं नाला टपते हुए आया। वो शादमान के उस साइड पे थे, हम इस साइड पे थे, तो बीच में नाला था। वो कहता मैं नाला टपदा आया तो देखो सर जी मेरे नाल की हो गया मेरे नाल। हाँ मैंने कहा कि नहीं तू ठहर जा, फिक्र न कर। खैर मैं उसको रखा। वो दूसरे वालों के साथ ये तो इस पे इतना बड़ा किस्सा नहीं सुनाना चाहता, दूसरों के साथ कुछ तकरीबन ऐसा ही हुआ। अच्छा जब वो रुक हो गया फिर मुझे उनको मरी भेजा। मैंने उनको वो अपने पंजाब हाउस में उनको ठहराया, थोड़े दिन सुकून दिया कि ताकि लोग उस वक्त बात को भूल जाएं। लेकिन बेचारों को मेरी एक गलती है जो मैं इधर बता रहा हूँ, बेचारों को अभी तक मैंने
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीजें जो है वो भी कुछ कंपनसेट कर वो भी चीजें जो है वो होती रही है। सर ये बताइएगा कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, हमने तो जब नाम सुना तो हम इसको अलग ही नहीं कर पाए, आसिफ हाशमी और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को आज के दिन सच्ची बात है अलग नहीं कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि इस महकमे को अगर पहचान दी है तो वो आपने दी है, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल नहीं पता था और उसमें जो काम भी किया आपने बड़े शानदार किए। एक तो मैं जानना ही चाहूंगा कि ये ख्वाहिश किसकी थी, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जरदारी साहब थे एट दैट टाइम, तो जरदारी साहब की ख्वाहिश थी या आपकी ख्वाहिश थी? ऐसे था कि मुझे कोई और महकमा दे रहे थे। अच्छा। और वो जो महकमा था वो कुछ ऐसा था, मतलब स्पोर्ट्स का महकमा था। और ओके। अच्छा, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि मुझे ये शक था कि ख़बरों में जो है ना हर वक्त अगर कोई क्रिकेट का मैच जीत जाएगा तो वो उसका इज्जत उसकी हो जाएगी, सही। और अगर हार जाएगा तो सब चेयरमैन पे लगेगा। यानी चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट, और उससे मैं अगर कहूँ ठीक ये सही है, अखबारों में भी आ गया था। ठीक। लेकिन चले फिर मैंने कहा ये उन्हें, तो वो मुझसे थोड़े से नाराज़ हुए कि ये कौन सा महकमा है, ये क्या लेना चाहते हो। लेकिन परवरदिगार के फजल से मैंने उस महकमे को जब मैंने ले लिया तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या महकमे को लिया ये, पर उस परवरदिगार ने मेरे से बहुत ही अच्छे वहाँ काम कराए। अब आप मुझे पूछेंगे कि आपके ऊपर, जैसे आपने कहा कि केस भी बने, पहले मैं कुछ इस्लाहात चाहूंगा, क्योंकि देखिए इतना वक्त गुजर गया है, आज भी वो, क्योंकि हमारे मीडिया की बड़ा ये एक मैं समझता हूँ कि गलत रवैया रहा हमारे ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने डिलीवर भी किया, जिन्होंने ईमानदारी से काम भी किया, लेकिन हमारे साथियों ने जो है वो पगड़ियाँ उछालने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसमें सिर्फ आप नहीं बहुत से ऐसे लोग जो है वो शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ बड़ी बड़ी चंद इस्लाहात अगर जो है वो नाज़रीन मैंने इस महकमे में जी वो पहुँच जाए। पहली बात मैं आपको बताऊं कि इस्लाहात मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो कुछ ऐसी इस्लाहात थी जिसकी वजह से मुझे इंडिया में 134 कंट्रीज़ की प्रबंधक कमेटी सिखों की वो होती है जो सारे फैसले करते हैं और उनकी बात मानी जानी चाहिए और चाहती है। उन्होंने ये फैसला करके कहा कि जी आसिफ हाशमी हमारे मुल्क में, इंडिया में जो एक लेटेस्ट और सबसे बड़ा दुनिया का गुरुद्वारा बन रहा है, शीशगंज उसका नाम है, उसका इफ्तिताह करेगा। और जो आज से 500 साल पहले या जितने साल पहले मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो जो गोल्डन टेम्पल का इफ्तिताह किया था वो हज़रत मियां मीर ने किया था। तो उसके बाद फिर मैंने वो इफ्तिताह किया, और जब मैंने वो इफ्तिताह किया तो मेरे लिए बहुत कुछ उन्होंने कहा, और वो इतना टाइम नहीं है वरना मैं आपको, जो उनकी चीफ़ मिनिस्टर थी जो उसने लफ्ज़ बोले और दूसरों ने बोले, जो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक लफ्ज़ बीच में ये भी बोला कि मुझे हाशमी साहब नहीं कह रही थी, वो सैयद साहब कह रही थी, वो कह रही थी सैयद साहब आपको पता है कि हमारे प्रधान भी सिख हैं, हमने उनका नाम भी नहीं पढ़ा, कुरान आपके नाम पे पढ़ा है, आपने कोई ऐसे काम किए होंगे जिसकी बिना पे वो हमारे प्रधान जो सिख हैं वो भी इसका इफ्तिताह नहीं कर रहे। तो ये रब की इज़्ज़त थी कि मेरा पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी मुसलमान के लिए वो ये कह रही थी। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे प्रधान ने फ़ोन किया, मोहन सिंह साहिबा की बीवी ने फ़ोन किया, मैं उस वक्त फ़तेहपुर सीकरी हज़रत सलीम चिश्ती के मज़ार में गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके हाथों को चूमना चाहें, वाह, इसलिए कि अभी तो हम जा रहे हैं कल वहाँ बाहर गैर मुल्की दौरे पे, तो प्लीज़ हमें मिल लें ताकि हम आपके, ये हमारी हसरत रह जाएगी, वरना कि हम आपके हाथ चूम नहीं सकेंगे। और मैंने कहा जी इधर जो ट्रैफिक जैम है मैं नहीं आ सकता, तो उन्होंने कहा हम ट्रैफिक खुलवाए देते हैं। खैर मैंने हंस पड़ा, मैंने कहा ट्रैफिक तो इधर बैन है, खैर वॉट एवर, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर उनका मैसेज आया कि आप यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं सिखों की, उसमें मुझे ज़रूर बुलाएं, ऑफिशियली तौर पे उन्होंने मुझे मैसेज दिया। तो ये जो एक उधर फिर मुझे भाई मर्दाना अवार्ड दिया उन्होंने, भाई रंजीत सिंह अवार्ड दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने मुझे भाई अपना जो सितारा इम्तियाज़ दिया, मुझसे उसी बुनियाद पे सितारा इम्तियाज़ मुझे मिला। अब मैंने जो इधर अचीवमेंट की वो अभी तक जितना कुछ मैंने किया था उसके बाद मेरे ख्याल में कोई 1 फुट भी नहीं कुछ बना, और मैंने हर वो काम किया था जिससे हमारे पास ये डिपार्टमेंट जो है ना खुद ही कमाता है, खुद ही खाता है, खुद ही तनख्वाहें देता है। सही। तो इसलिए बहुत सारे प्लाजे बनाए, बहुत सारी कोठियाँ बनाई, बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक चीज़ है। लेकिन जो सिखों के लिए मैंने बनाया, जो उनके मुतालबात थे, ये इनके जोड़ा साहब का एक मुतालबा था, बड़ा प्यारा मज़हब है,
जोड़ा साहब का मतलब ये था कि जोड़ा साहब वो तो आप जब आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है लोगों के जूते उधर रखते हैं कि वो आपको पहनाएं। बड़े से बड़ा आदमी जो होगा ना, वो गरीब से गरीब आदमी को उधर से जोड़ा उसका जूते उतार के वो पहनाता है। तो वो एक डाउन टू अर्थ वाला काम। वो बनाए, 500 कमरे बनाए, अटैच बाथरूम के साथ बनाए। जो बाथरूम वाले थे वो बनाए। जो इनके और थे मुतालबात, वो सरोज साहब था और उस पर उन्होंने कहा था फलानी जगह का संगे मरमर लगना चाहिए, वो ही लगवाया, वो करा। पंजा साहब में 500 रूम्स बनवाए। जो उनका नीचे पानी था वो चौड़ा बना हुआ था, उसको मैंने सारा क्लीन करके बनाया। फिर एक पहाड़ी थी जिस पे पैदल जाते थे, मुझे इस वक्त ज़बान पे नाम नहीं चढ़ रहा उसका, उधर मैंने सीढ़ियाँ लगवाई। उधर बीच बीच में मैंने वाटर फिल्ट्रेशन टाइप के सिस्टम लगाए कि जो पानी पिए। और पहले हर आदमी, बूढ़ा कमज़ोर बड़ा, सब उसको उधर जाते थे। ये वही है जो बुजुर्ग थे ऊपर, जी, और उनकी आपस में बात हुई थी जब उन्होंने उस पत्थर को रोका था, पंजा साहब उसी से नाम पड़ा था, वो करवाया। अच्छा, जितने और गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों को मैंने रेनोवेट करवाए। एक गुरुद्वारे को मैंने अपने वक्त में रेनोवेट करवाया। और उसके बाद जो मैंने दूसरी डेवलपमेंट्स की, मिसाल के तौर पे मैंने स्कूल्स बनाए और जो स्कूल्स थे उनको मैंने डबल शिफ्ट किया। मिसाल के तौर पे मेरे पर एक केस था कि आपने नौकरियां ज़्यादा दी। सही। और वैसे मैं इस चैनल के साथ से कहना चाहता हूँ, मैंने पिछली दफ़ा 2650 नौकरियां दी थी। 6 नहीं दी थी, 50 नहीं दी थी, 2650 दी थी। 50 इस दफ़ा मैं 5000 से ऊपर नौकरियां दूंगा। उसमें 18 ग्रेड भी था, उसमें 17 ग्रेड भी था। आज वो 19 पे बैठे हुए हैं, कोई किधर बैठा, 1-2 बंदे पुराने रह गए हैं, बाकी सारे मेरे ही हैं। अच्छा। अभी मैं ही चेयरमैन हूँ अनऑफिशियली। ओके, वेरी गुड। नहीं ऐसे नाराज़ हो जाएंगे मेरे साथ, मैं वैसे जोक में कह रहा हूँ। महकमा आपके पास ही। हाँ, अच्छा। तो वो जो मैंने 950 टीचर्स रखे। अच्छा। तो जज साहब मुझे कहने लगे कि आपने ये जो टीचर्स रखी 950, ये क्यों रखी? आपने तो साइन नहीं किए हुए। तो आप कह दें कि मैंने तो कहा ही नहीं। तो जैसे प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि जी ये कह दें कि मैंने नहीं कहा, तो वो नौकरी से निकल जाएंगी और आप बारी बरी हो जाएंगी। तो इन्होंने आपके वाइस चेयरमैन ने गलत साइन किए। मैं कहा जी मैं अगर ऐसे करता होता तो मुझे कितने महीने हो गए जेल में, मैं पहले दिन ही कह देता। मैं उनकी नौकरियों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने ही ऑर्डर दिए थे, मैंने ही लगवाया। और आप 950 की बात करते हैं, मुझे अगर आपने पकड़ना है ना तो इस बात पे पकड़ें कि टीचर उर्दू की चाहिए थी, आपने इंग्लिश की रखी। मुझे आपको ये कहना चाहिए कि बीए टीचर की क्वालिफिकेशन थी या एमएससी क्वालिफिकेशन थी, आपने बीए रखी। और अगर मैंने ये काम नहीं किए तो मुझे ये बताएं, कहने फिर इतनी टीचर की क्यों जरूरत थी? मैंने कहा मैंने नए स्कूल्स बनाए। तो नए स्कूल्स बनाए, मैंने डबल शिफ्ट कर दी। जब मैंने देखा कि अभी भी मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ और डबल शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हाँ अब आप ये बताएं। मैंने एक स्कूल बनाया डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल, एक बनाया बेनज़ीर शहीद को सेकेंडरी स्कूल। उसमें डबल शिफ्ट में भी अभी भी लोग सिफारिशें करते हैं, सर दाखिला नहीं मिल रहा, इतना रश हो गया। तो इसका मतलब है परवरदिगार के फजल से तालीम ही दिलवाई ना, और जितने पहले कॉलेज स्कूल थे उनकी डबल शिफ्ट कर दी। अब डबल शिफ्ट की तो टीचर्स चाहिए ना। बिल्कुल सही। ये बताएं कि मैंने गलत काम किया, मैंने किसी से करप्शन की, किसी से पैसे लिए, या मैं अच्छा आज तक मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं बना, केस नहीं बना, ना ही मेरे पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाता है कि इसने पैसे लिए। कोई मेरे पूरा डिपार्टमेंट के बाहर वाले भी, मेरे एनिमीज़ भी ये नहीं कहते कि, क्योंकि मेरे पर जितने भी है ना वो बने केसेस ये प्रोसीजरल फॉल्ट और ये वो, जबकि प्रोसीजरल फॉल्ट भी वो नहीं हुई, नहीं मिल सकी। प्लॉट्स के ऊपर केस था, गरीबों को प्लॉट देने पे, तो जज साहब ने कहा कि आपके ऊपर तो 10% आपके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर थी आपके पास। तो मैंने कहा वो तो मैंने यूज़ ही नहीं की। कहते यूज़ नहीं, आपने यूज़ नहीं की? मैंने कहा जी मैंने तो नहीं वो यूज़ की। मैंने कहा अच्छा, तो और आपने अपना प्लॉट? मैंने कहा मैंने अपने लिए भी प्लॉट नहीं लिया। तो बाकी चेयरमैन लेते थे। मैंने कहा जी हर चेयरमैन ने लिया। हाँ, मैंने तो नहीं लिया। तो फिर एक केस बनाया डीएचए का कि डीएचए में आपने वो ज़मीनें पहले से इधर हुई, किसी जगह कुछ बने, कितने कुछ है, कितने कच्ची आबादी है। मैंने वो दे के, वो 25% देते हैं, आप जाके किसी पूछ लें, 1 एकड़ पे 25%, यानी 2 प्लॉट मिलते हैं ना, जो कब्जा भी देना होता है। मेरे पास तो कब्जा था ही नहीं उन ज़मीनों का, कब्जा भी नहीं दिया, 33% ली। 33% ले रहा हूँ, कब्जा भी नहीं दे रहा हूँ। और कब्जा ना दें आप तो वो आपसे उसके पैसे वसूल करते हैं उसे कब्जा हासिल करने के लिए, वो भी नहीं लिया। इसी तरीके से एक केस डीएचए का था, उसमें वो बड़ी ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ने मेरी वहाँ भी इज़्ज़त रखी, जज ने बड़ी तारीफ़ करी, वो भी ख़त्म हो गया।
हो का भी ख़त्म हो गया, मेरे सारे केसेस ख़त्म हो गए। अभी लेटेस्ट कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे केस बना दिए इमरान खान साहब के ज़माने में, तो उस पर फिर केस ऐसे बना दिए कि जो 2014 में मैं चेयरमैन नहीं हूँ जी, दूसरी जगह, खैर वो उन्होंने जब केस बनाए तो बना के मेरा एक जुडिशल फैसला था, उस पर बुलाया, वो डायरेक्टर साहब की डेथ हो गई, उन्होंने मुझे बुलाया, आपसे बात करनी है ये, और फिर कहने लगे जी आपके ऊपर FIR कट रही है, बैठ जाए। खैर मेरी FIR कट रही है, पहले अभी तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि ये आपके पुराने केसेस पे बात करनी है, और साथ ही जो है वो FIR काटने की बात दी गई, और ये इमरान खान दौर के अंदर है जी हाँ। जुडिशल फैसला हुआ, जुडिशल फैसले के अंदर ना देखा उन्होंने कि जुडिशल फैसला है, वो ख़त्म कर दिया। अब जब फिर मैंने और सारे केसेस में मुझे फिर अंदर कर दिया 5 महीने के लिए, उन्हीं 5 महीनों में बकरीद भी आई, छोटी ईद भी आई, रमज़ान भी आया। खैर वो सारे केसेस मेरे, अब जब JIT बनवाई, और JIT मैंने बनवाई वो जो थे 1 मैन कमीशन से रिक्वेस्ट करके उन्होंने ऑर्डर किया, वो जो सुप्रीम कोर्ट के बन गए, उसके बाद JIT बनी एडिशनल डायरेक्टर जनरल की, हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल। बड़ा नोक चौक किंग कॉमा फुल स्टॉप तक का चेक करा, उसके बाद उन्होंने मेरे कई चीज़ों में लिख दिया कैंसिलेशन FIR, कईयों में लिख दिया इनोसेंट। सही, उसके बावजूद उसके लिए मैं अभी तक धक्के खा रहा हूँ कोर्ट्स में, लेकिन कोई मुझे इसलिए फिक्र नहीं है कि मेरे पर कोई एक पैनी का करप्शन का ना को केस बना, ना मेरे पर करप्शन जाहिर हुई, और सब केसेस तकरीबन, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने केस बनाए थे उसने तो इनोसेंट करके भेज दिया ना। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल तो इसलिए अल्लाह का बड़ा फजल है। आप एक केस देख लें, 34,000 रुपये का एक केस बनाया हुआ था, तो जेल से जब मैं जाता था उस 34,000, उससे पहले उन्होंने मुझे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया था 34,000 में। अच्छा जी, और दुबई से मुझे आपको ये बताऊं कि जब मुल्क से आप बाहर हों तो आपके खिलाफ अगर FIR कट भी जाए तो आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि आपकी FIR आपकी गैर मौजूदगी में कटी। उस पर फिर भी वो कर दिया। अब 34,000 के केस में मुझे जो गाड़ी लेके जाती थी, एक कार मुझे लेके जाती थी, उसके पीछे गाड़ी होती थी, आगे गाड़ी होती थी, मुझे वो बड़ी बस पे पहले नहीं ले जाते थे। तो इमरान खान साहब के ज़माने में मैं बड़ी बस पे जाता था, तो उस पर मैं जब कोर्ट में जाऊँ तो मैंने जज साहब से कितनी दफ़ा पूछा कि केस 34,000 का है, 1.5-2 लाख रुपये रोज़ का मेरे पे खर्चा आ रहा है। अच्छा, लेकिन उनका क्या कसूर, वो तो कानून देखना है, कानून देखना। मैंने कहा जी आपने मुझे ये बताएं, मैं आपसे पहले दिन से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं 34,000 के किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 6,000 पैसे नहीं मिले, टोटल मिला के 34,000, 3 करोड़ मिल गए हैं। 3 करोड़ 37 लाख 15 लाख मिल गए, ये 34,000 नहीं मिले, 34 लाख नहीं है, 34,000 है। हाँ, वो करोड़ों में मिल गए। तो ये मैंने कहा जी इन पे जो अंगूठे लगे हैं, अब ये डर के अगर कह रहे हैं कि जी हमने नहीं लिए, तो आप नादरा से क्यों नहीं चेक करा? हाँ, चेक करवा लें, इसमें नादरा से चेक कराएं, उसी दिन खत्म हो जाएगा। इतने लाखों रुपए रोज़ खर्च हो रहा है। वो मुझे नहीं क्या रीज़न थे, नहीं चेक करा रहे थे, और अल्टीमेटली जब मैंने भी काफ़ी शोर करा, जब भी मैं कोर्ट के बारे में क्या कहूँ। मुझे ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद इस पर भी बात कर पड़ते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आसिफ हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी याददाश्तें जो उनकी हैं, ख़ासकर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बातों से शुरू किया, और फिर उसके बाद मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जब चेयरमैन की हैसियत से जो काम किए वो डिस्कस किए। वापस आएंगे, इस पर कुछ मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आसिफ हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे माजी की याददाश्तों से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। इसी हवाले से मैं सर आपसे जानना ये चाहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने के अंदर जो कच्ची आबादियाँ और दीगर जो प्रोजेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे? देखें, एक चीज़ है कि एक भी जगह ऐसी नहीं है उस ज़माने की जो वो कच्ची आबादियाँ हमने बनी थी। हमारा कानून था, एक अपना बनाया हुआ कानून था कि हमने एक कच्चा घर नहीं करने देना, एक कच्ची दुकान नहीं करने देनी, एक गरीब आदमी का छत को हमने गिरने नहीं देना। मिसाल के तौर पे आज हाथा मूलचंद एक कच्ची आबादी है, बुलडोज़र भी आ गए, सब कुछ हो गए, और जाओ एक कॉर्नर गिरने दिया। अच्छा, उसके बाद बाबा शाह जमाल की कच्ची आबादी कैसे मैंने बनवाई वो मैं इधर टीवी में नहीं बोलूँगा। बाबा फादलिया कॉलोनी की शमा सनमे के नाले के नीचे से अभी मैं उस दिन गुजरूँ तो बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं नाले के अंदर से, उधर से माल रोड की दूसरी तीसरी। बात यह जी, जब गरीबों के लिए घर नहीं है रहने के लिए, मुझे एक कोठियों वाले आ गए शाह जमाल के, हाँ, अभी भी जो सुन रहे होंगे अगर उस ज़माने के, तो वो उन्होंने कहा जी हमारी कोठियों की कीमतें आधी रह गई हैं, ऑफरें भी की कि ये कच्ची आबादी किस तरह ख़त्म करा दें। मैंने कहा तुम्हारी कीमतें आधी रह गई हैं, उनके पास घर रहने को नहीं है। हाँ, यही है उनका सब कुछ जो कुछ है, ये वो है, मैं तो नहीं करने दूंगा। अच्छा, वहाँ उस ज़माने में जैसे मिसाल के तौर पर मैंने उस ज़माने में भी LDA में बहुत नौकरियाँ दी थी,
अच्छा, फिर मैंने अरे वो तो आपने अभी भी कह दिया कि 5,000 भी देंगे। हाँ हाँ, और अभी उसकी बताता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सड़कों के आपने देखा ना, आप कारपेटिंग प्लांट कारपेटिंग होती जी है, जी जी। यार परवरदिगार के फजलो करम से वो मैंने मंगवाए थे। ओके। मुझसे पहले ये करते थे लोग फेर के ना स्प्रे करके लोग यूं करके मारते थे, एक बंदा होते थे स्पेशल बुन कर रखता था, वो मारता था, फिर उसके बाद वो चलता था। सही। अच्छा, सही। उसके बाद हमने उस ज़माने में शेरपा ब्रिज बनाया, माल रोड वाला बनाया, खुद देखता था, सिलकट रोड में पानी खाता था, उन्होंने बड़े बड़े सूरज डाले, अपना आप सोच ही नहीं सकते क्या कुछ काम किया, बहुत बड़े बड़े काम किया। तो हमने जब जनाब उन लोगों को वो कच्ची आबादियों वालों को एक को नहीं हिलने दिया, एक शख्स को नहीं। लोग एक छोटा सा पता नहीं टाइम इतना है कि नहीं, एक छोटा बंदा आके रोने लगा कि नहीं सर मनु नौकरी चाहिए पावे कितों भी दो। मैंने वो जवान बंदा रो रहा है, मेरे से बड़ी उम्र का, लेकिन मैं कही यार तू कहता ना रोटी खाने नहीं होती पर तो। मैंने वो डीजी थे जाहिद हामिद है ना ये मिनिस्टर जी, जो इनके बड़े भाई थे शाहिद हामिद। ओके। मैंने कहा शाहिद भाई मुझे एक समरी तो भेजें कोई 10-12 जॉब्स की लोअर लेवल। उन्होंने कहा अच्छा भाई आपने तो ओवर वो कर दिया बर्डन, मेरे पास तो तनख्वाहें देने के लिए नहीं है, अब क्या करते हैं। मैं कहा नहीं मुझे चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। उन्होंने नहीं भेजी समरी कुछ दिन तक। मैंने शादमान में ना SHO को बुलाया, एक बंदे को बुलाया, शादमान का ग्राउंड है ना, मैंने उनको कहा मैंने कहा चौकीदार रखवा दें ग्राउंडों के। मैंने कहा वो कहते हैं आपने माली तो इतने रखवा दिए। अच्छा मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको कहा बंदे को ये जगह इधर रातों रात तुझे मंगाओ ट्रक SHO को कहा इसको इधर करके ना इधर छप्पड़ मंगा के ना दे दो, रातों रात इसकी दुकान इधर बना दो। उसकी नहीं वो कोई और बंदा था वो जो वो, और फ्रूट के पैसे दिए कि मंडी तो ले आई, फ्रूट मंडी तो ले आके इधर रख दे। उस ज़माने में ये हुक्म था कि दरख्त काटना है तो मैंने देखना है, ओके। अगर कोई कच्चा घर गिरना है तो मैंने देखना है, कोई इंक्रोचमेंट कहीं हुई है तो भी देखना है। जब आप उसने कहा ना वो बना लिया रातों रात, तो सुबह 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आ गया आसिफ भाई आपकी ज़रा थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा जी बताएं हुक्म करें। सर वो ये है कि वो एक घर उधर शॉप बन गई है शादमान में, वो जो ग्राउंड आपने बड़ी अपनी मर्ज़ी से बनाया और सामने वो जो वो खैर मुझे प्लॉट दिया गया था सामने शादमान में जेल के पीछे वो जो मेन रोड है ना उस पर, जो कि मैंने बेच के बाकी सिगरेट फंड में दे दिया था, मैंने नहीं रखा अपने पास। अच्छा तो कहते हैं उस प्लॉट के सामने उन्होंने मुझे ये दिखाया ना कि तुम्हारे प्लॉट की कीमत ही घट हो जाएगी। मैं कहा अच्छा, तो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे नौकरियां दें, आपने नहीं करा, तो आप अगर ये कर देते तो मैं इस बंदे को कोई नौकरी शौकरी दिलवा देता। नहीं आसिफ भाई अब आप ये नहीं करने, टाउंट्स नहीं करना, ये नहीं करना, ये प्ले करा दे। मैं कहा मेरे होते तो नहीं गिरता, वो नहीं दुकान गिरने दी मैंने। बिल्कुल। कहीं और भी ऐसे इतने वाक़यात हैं कि हम गरीबों का इस तरह साथ देते थे। रात 2:30 बजे एक दिन मुझे झाड़ पड़ गई मुस्तफा खर साहब से, गवर्नर साहब से, आसिफ तुम्हें मैंने देखा है गवर्नर से बाहर निकलते हुए। मैंने कहा जी सर भी मैं निकला हूँ, तुम्हें वो औरत नज़र नहीं आई जो मुझे नज़र आई थी? मैं कहा सर नहीं मुझे नज़र नहीं आई। नहीं तो वो क्या, वो सराइकी में बोल रहे थे वॉटेवर। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, वो कहते मैं वो सौरभ को 10 नंबर कमरा देते उठे अंदर गवर्नर हाउस, सवेरे आवे ना तो सब तो पहले उन्होंने गल कर नाश्ता वाश्ता कराए ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा वो जो भी मामला था वो औरत भी ऐसे कि जी हमारा बच्चा फांसी चढ़ रहा है तो उसको छुड़ा दें, जबकि वो किससे पैसे लेके आई हुई थी कि छुड़ा दें, वो एक अलग बात है। लेकिन सिस्टम क्या था, गवर्नर देख रहा है उसको, गवर्नर हुक्म दे रहा है, आगे ऑर्डर दे रहा है कि किधर ठहरा रहा है उस गरीबनी को, गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस। हम बातें करते हैं आजकल, प्रैक्टिकल तो ऐसे काम ही नहीं करते। इस तरह के गरीबों के लिए वही शहीद भुट्टो जो थे, आए रावी के ऊपर वो सैलाब आया हुआ था, आते साथ ही कहते हैं वेयर देयर फूड, किधर है खाना, किधर है? मैं कहा सर वो अभी आ रहा है, जान निकल गई पानी में तो बनाया नहीं। मैं बंदे ने कहा दाता साहब तो ना देगा लाए चुक के, जो अंदर भी पहिया ने वो भी ले बाहर भी ले आते, वो दाता साहब से देगे आ गए। उनको मैंने कहा फूड आ गया सर, तो वो इस तरह से जो है वो सारा ये शायद ये एक्चुअल फेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद भी इल्जामात ही थे सारे, या वाकई इतना जरदारी साहब के ऊपर इतने करप्शन के इल्जामात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इतने इल्जामात, फिर कल तो अखीर ही होगी ना आपकी इत्तेहादी जमात नून लीग जो है उसने वो अली परवेज साहब ने कह दिया ना कि IPPs जो है वो हमसे ना पूछें, 94 में IPPs के 40 खानदानों का पूछें और 2002 में पूछें, 2014 में कोई ऐसा मामला। कहने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका एक रुख आप दिखा रहे हैं कि गरीबों के लिए, मुझे लग रहा है इसमें कोई भारतीय फिल्म देख रहा हूँ ना कि कोई SOP नहीं है, गरीब है तो मैंने कर देना जो भी है, ठीक है। अभी भी जब बेवा थी तो मैंने कर देना उसके बेटे कर देना, ठीक है। तो वो वाला फेस रह नहीं गया या मीडिया दिखा नहीं रहा? ना मीडिया की बात है ना कुछ है। बात है देखें जी, मैं ये पूछता हूँ बेनज़ीर को भी तो करप्ट कहा था, 2 साल में ईमानदार कैसे हो गई, दोबारा लग गई?
फिर बेईमान हुई, फिर ईमानदार हो गई, फिर लग गई। नवाज शरीफ भी बेईमान हुआ, फिर ईमानदार हुआ, लग गया, फिर। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, आसिफ जरदारी साहब अगर ऐसे थे और कोई केस उनके खिलाफ मिल गया, कोई भी एक केस पिछले 20 साल 15 साल 30 साल जो भी गुजरे हैं मिल गया, तो फिर उनको सदर बनाने वाले मुजरिम है, उनको वापस सदर दोबारा बनाने वाले मुजरिम है, उनको दोबारा MNA बनाना। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनकी ये गलती है, वो एक्सप्लेन ही नहीं करते। उन पे को कहता है ने करप्शन की थी, वो चुप कर बैठे, खामोश, वो जवाब ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने करप्शन की हुई नहीं होती। वो ही इज नॉट करप्ट। अच्छा, बात यह है कि आज आसिफ जरदारी का विजन है तो हुकूमत में बैठे हुए हैं। आज आसिफ जरदारी की सोच लेके आपको पहले भी 16 महीने हुकूमत दिलवा गई है, अभी भी बैठे हुए हैं हुकूमत में। और अब आसिफ जरदारी चाहते हैं कि नहीं चाहते, मेरी अभी लेटेस्ट उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो नहीं चाहते मेरी सोच में। मैं कह रहा हूँ, पीपल पार्टी का तो हूँ ना, फाउंडर मेंबर तो मैं ही हूँ ना, तो कोई है नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें तहरीक इंसाफ की, आपके सवाल पूछे बगैर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को हमें बैन नहीं करना। सही, कुछ भी हो जाए बैन नहीं करना। ये तो आ भी गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस पे मौक़िफ़ भी आ गया। जरदारी साहब नहीं बोले उस पे, यस साहब ठीक कह रहे हैं ना, प्रेसिडेंट का काम तो नहीं इन चीज़ों में बयान करें। हाँ। लेकिन बात यह है कि जी क्यों बैन करें, मुकाबला करेंगे ना, बिल्कुल सही, मुकाबला करें ना। क्या है बैन वाली बातें क्यों हों, तो जो भी है वो मेरे से, जैसे अलीम खान जीते हैं, अब मैं तो नहीं वो इधर टीवी पे कहना चाहता किसी का नाम लेके, पर लोगों ने तो देखा है ना जीतते और हारते के कैसे जीता गया और क्या हुआ लोगों। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने हल्के में क्या काम करे, अगर आप मुझे जी प्लीज़ सर, प्लीज़। पहले मैंने टोल प्लाजा ख़त्म करा दिया, जो सबसे बड़ा मसला था उस इलाके का, रावी का। जी बिल्कुल। उधर का आदमी अब बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो 50 रुपए की दे रहा है, वापस लेकर आया तो फिर 50 रुपए दे रहा है, कोई बच्ची को प्रॉब्लम आ गया तो 50 दे रहा है। किसी के पुल पार से बहन फ़ोन करती है, अगर रोटी बनाना खा लो तो कहते नहीं ऐसा नहीं देने, 100 रुपये आन जान दे के तेरे को रोटी खाइए तो घर ही खा लेंगे। वो सारे प्रॉब्लम। फिर उधर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज बनाया। फिर उधर कोई स्कूल नहीं था, डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद कॉलेज बनाया। फिर वहाँ कोई अस्पताल ही नहीं था, मैंने 3 अस्पताल बनाए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दिया, एक मैंने वो अस्पताल बनाया, अच्छा बेशर्मीस भी नहीं आता, उसको कहते हैं नवाज शरीफ अस्पताल, वो बनाया मैंने, ज़मीन मैंने दी। आसिफ जरदारी साहब का हुक्म आया एज ए प्रेसिडेंट के, वो जो होता है ना उनके वो क्या लफ्ज़ बोलते हैं उसको, चल खैर एडवाइस जो भी होती है उसका लफ्ज़ कुछ और उनकी तरफ से आया और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बनाया, हमने 2600 नौकरियों में से काफ़ी नौकरियाँ भी उधर से दी। हमने 335 बच्चियों की वहाँ शादी कराई। लोगों ने कहा कि जी इसको इज्तिमाई शादी करा दो, हमने कहा नहीं, वो तो फिर बेटी जाती है किसी की ससुराल में तो उसकी वो कहते हैं तो सदके तो पैसे तो आई हैं। मैं छुप के शादियाँ करानी हैं, छुप के शादियाँ कराई, फिल्ट्रेशन प्लांट गया, शटल ट्रेन चलाई, वो बंद कर दी उन्होंने क्योंकि मेट्रो चल रही थी ना। वो शटल मैंने बनाई थी, कोट लखपत तक जाएगी और रहेगी, बीच में मैंने हर स्टेशन पे 2 बसें दी थी। वो खैर बहुत टाइम इतना नहीं है जिसलिए मैं आपको वो कर रहा हूँ, लेकिन मुख्तसर बताना चाह रहा हूँ। फाटक बंद किए हुए थे लोगों को, पता नहीं कितनी दूर से आना पड़ता था। 2 आदमी लगाओ, फाटक खोलो, 2 आदमी जो कांटा वाले होते हैं और ये वो फाटक खुलवाए। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफिस बनवाया, ट्रांसफार्मर नहीं, खंबे नहीं, लोगों के लिए प्रॉब्लम। और अगर इस दफ़ा जो मेरा प्लान था वो यही था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज बनाऊंगा, स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, स्कॉश कोर्ट बनवाऊंगा, वो जो बच्चे हैं हमारे गरीबों के बच्चे हैं। लेकिन वो इससे पहले लोग, मैं ये जो पुल बन रहे हैं ये भी मैंने मलेशिया से लोन सेंक्शन कराया था, सब कुछ किया, फिर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, फिर ये 16 महीने की गवर्नमेंट आई तो इसमें फिर वो फंड्स को दोबारा लगाया गया, लेकिन उसको इफ्तिताह जनाब शहबाज शरीफ साहब से करा दिया गया। तो मैं क्या कर सकता था। बिल्कुल ठीक है, पुल तो बन गया लोगों के लिए। ठीक है, मतलब इनिशिएटिव लिया आपने, हो गया, जिसके मर्जी नाम पे जाए वो मैटर नहीं करता। सर ये बताएं कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है हुकूमत की और हुकूमत नून लीग की है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आइनी ओहदे हैं, वजारतें नहीं हैं और उस तरह से जो है वो मामला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि सपोर्ट तो पूरी है, अगर पीपी सपोर्ट ना करे तो हुकूमत गिर जाए।
डू यू थिंक सर कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं वो वाकई अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कैसे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि आज भी मैं खबर देख रहा था कि करोड़ों की पंजाब असम्बली के जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की गाड़ियों के जो है वो मंजूरी दी गई है। तो अगर मुश्किल फैसले कर रहे हैं अवाम तो तैयार हो जाएगी, लेकिन अपने जो ये शाह खर्चियाँ हैं अगर ये हुकूमत ख़त्म नहीं कर रही तो किस तरह से अवाम को एतमाद में लिया जाएगा? ये तो एक छोटी सी चीज़ है, बाकी आप इकॉनमी ज़रा ब्रॉडर वे में देख लें कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। देखें, एक ही चीज़ को देख लें कि बिजली के बिल जो हैं जी, बिजली के बिलों से मेरा घर का बिजली का बिल जो आया 3,05,000 रुपये आया। और आप ये बताएं, और बिजली का बिल मेरा आया आउट ऑफ डेट के बाद, जो डेट थी। तो अब उनका जवाब वो है कि जी आप उससे निकाल लें, कंप्यूटर से निकाल लिया करें। तो मैं तो जाहिल आदमी कैसे निकाल लूँ, या और भी कोई जो जाहिल आदमी है वो कैसे कंप्यूटर से निकाल लेंगे? अपनी गलती नहीं माननी, बल्कि वो पैसे जो एक्स्ट्रा बनेंगे उस पैसों पे वो भी देने हैं, वो भी अच्छे खासे होंगे। जी हाँ, उनको बस जाने। तो दूसरी चीज़ ये है कि जी मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूँ, बहुत ही मईशत का बुरा हाल है, और हमें मईशत के लिए, बैठने के लिए सबसे पहली बात ये करनी होती है कि अपने आप को दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ईटीपीपी में तनख्वाह नहीं लेता था, मैं टीएडीए नहीं लेता था। मैं बाहर मुल्क चाइना गया प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैंने कहा नहीं मैं अपना टिकट लूँगा। मैं इंडिया गया, मैं अपना टिकट लिया, मैंने होटल के पैसे अपने दिए। अगर ये लोग कौम को सिर्फ ये कहें कि जी एमएनएस खड़े हो जाएं कि सर जी मैंने तनख्वाह नहीं लेनी, मैंने ये पैसा जो है ना वो इसके मद में दे देना है, फलानी चीज़ के मद में दे दें। आप सारे एमएनएस एक दफ़ा ये कह दें, अगर थोड़ी सी पे न लें, उनके ऊपर फंड बढ़ा दिए कि आपने देखे ना कितने फंड बढ़ गए हैं एमएनएस के ऊपर, कितना ज़्यादा उसमें उनको इजाफा किया गया फंड्स के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे लोग हकीकत में रो रहे हैं, और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, काम कर रही है मरियम, नज़र आती हैं काम करते, वो नज़र आते हैं, पर काम ऐसे तो नहीं होंगे ना जब आप इनको कट लगाएं ना, इन चीज़ों को कट लगाएं ना। अब आपने कहा गाड़ी उन्होंने ले ली, ये वो, तो अगर गाड़ी छोटी में चले जाए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जेल से बाहर आया, एक जर्नलिस्ट की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया। जब उधर गया तो जर्नलिस्ट की बेटी की शादी हो तो सारे पार्टियाँ आई होती हैं। मैं जब उतरा ऑल्टो से अपनी, तो मुझे कहने लगे हाशमी साहब की कर दो बंदा, मुझे और ना करया करो मैं हाशमी साहब, और मैंने कहते मैं अपनी लैंड क्रूजर निकल लै आंदा। तो मैं कहा ए मैनू दसो लैंड क्रूजर तो कौन उतरदा? लैंड क्रूजर तो भी ते आसिफ हाशमी उतरना सी, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ आसिफ हाशमी उतर रहे हो। नहीं यार में गला ना करया करो। अच्छा, मैं आगे गया तो दोनों साइडों से लोगों ने मुझे देखा। मैं बड़े अरसे बाद जेल से आ गया, तो तहरीक इंसाफ के भी, दूसरे भी, तीसरे भी, नून के भी, अपने भी मिलते रहे। फिर जब मैं स्टेज पे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया तो वो सब आके मुझे मिलते रहे। तो मैंने पूछा इन सारे दे कोल लैंड क्रूजर है ना? मैं तो किसी कोल नहीं गया, ऑल्टो वाले कोल आप चल के आ रहे हैं। इलेक्शन में भी मुझे आपकी शख्सियत जो है वो अट्रैक्ट करती है, गाड़ियाँ या वो चीज़ें जो है वो नहीं करती। सर, डायरेक्शन कोई नज़र आ रही है आपको? कह रहे हैं कि 2 साल हमने कहा था हमसे कुछ ना पूछें 2 साल बाद, लेकिन उस 2 साल के लिए कम अज़ कम कोई डायरेक्शन तो नज़र आए कि आपने कोई इंपोर्ट कम करने पे, एक्सपोर्ट बढ़ाने पे, कोई इंडस्ट्री को आप तो अच्छे ज़माने में जो है वो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज़ के जो है वो एडवाइज़र रहे हैं। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल का क्या हाल कर दिया है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक आईटी इंडस्ट्री थी, वो भी अब नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी उठी उसके बाद फिर वैसे ही है। किसी इंडस्ट्री का आप नाम ले लें, हमने उसके ऊपर अरूज आने ही नहीं दिया। देखें, आप सही बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने पिछले दिन उनको कहा कि अगर आप बिजली के बिल कम नहीं करेंगे, गैस के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? बिल्कुल ठीक बात। किस तरीके से इंडस्ट्री लगेगी? जो ये 1500 रुपये की बोरी है सीमेंट की, और वो कोई जो बनाना चाहता है, कोई घर बना के बेचना चाहता है, कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट को ठीक करना, वो कैसे करेगा? जब 1500 रुपये की बोरी होगी, कैसे कोई बिल्डिंग बनाएगा? कोई कैसे कोई घर बना के बेचेगा? तो इस तरह तो इतना अगर टैक्स भी लग जाएगा ऊपर से, तो ये तो नामुमकिन चीज़ें। इस पे बैठ के सोचना, और ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे बहस करनी, लड़ना। हमने सबसे पहले बैठ जाना है, हाँ जी बिजली का आप आइडिया देना, फिर कैसे ख़त्म करें। वो कहते हैं कोल से होती है, वो कह रहे हैं ये होगी, वो कहते हैं सोलर से होगी, फलाने से होगी। तो वो जो पैसा हम इधर और उधर अरबों रुपए लगा रहे हैं ना एमएनएस को देने, और उनके लिए आप सोलर्स को सब्सिडी दे दें। बिल्कुल ठीक। और जितने भी गवर्नमेंट के घर हैं या जितने अपने जीओआर्स हैं दूसरे, सब में सोलर्स लगा दें, क्योंकि उनको तो बिजली की परवाह नहीं होती, उनकी तनख्वाह के साथ बिजली का बिल फ्री होता है।
तो वो तो कम से कम गवर्नमेंट का तो बचेगा ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं ज़रा थोड़ा जल्दी से इसलिए करना चाह रहा हूँ कि टाइम खत्म। हमने 4-5 मिनट में इसको क्लोज करना है, कंक्लूड करना है। सर हम ये सुनते आ रहे हैं हालात बड़े ख़राब, नाजुक दौर से, मेरा ख्याल है आप भी शायद यही सुनते आ रहे हैं। नाजुक दौर आपके ज़माने में भी था या नहीं था? देखें, ये जो वक्त है ना, जो पिछले 16 महीने की हमारी हुकूमत थी जी, उससे पहले इमरान खान साहब के थे। इमरान साहब के खिलाफ भी लोग बहुत बोलते थे, गोलियाँ उठा के Agreed। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचे बगैर कि उस वक्त हमें बजट पास नहीं करना चाहिए था, बजट उसको पास करने देते फिर आ जाते। तो फिर बजट अगर पास उससे हुआ होता तो लोग सारे कहते वो बजट पास कर गया, साडा की कसूर है। पर फिर लोगों ने कहा जब वो भी ऐसा सी तो उसमें भी ऐसे हो। फिर लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। फिर लोगों ने देखा कि तेल हमारा महंगा हो रहा गया है, पेट्रोल को रोज़ सस्ता होता है तो 10 रुपये भी सस्ता हो खुशी मनाते हैं, फिर एकदम बढ़ जाता है। हमने यकीन करें, अगर हम जाके दिलो जान से प्यार से जाके बात करें सऊदीया से भी, दूसरे लोगों से भी, कि यार आप इतनी चैरिटीज़ देते हैं तो हमारे गरीब जो लोग हैं हमें कम से कम एक कर देंगे, हमें मोटरसाइकिलों वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है वो हम काफ़ी कम पैसे कर सकते हैं अगर आप इसको हमें वो कर देंगे, हम और बड़ी सहूलतें सोची जा सकती हैं। बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा जज्बा, थोड़ा विल होना, वो सारी चीज़ें बैठना पड़ेगा। ऑपोजिशन, अपनी ऑपोजिशन। देखें, एक चीज़ और भी बात कहना चाहता हूँ, कोई तरक्की नहीं कर सकता जब नीयतें बादो। जब पीपल पार्टी गए मैं इन्होंने में चक्कर दे दूंगा, और नून वाले गए इन्होंने इवें ला के मार देंगे, वो गए मैं इवें ला के मार दूंगा। वो जब तक सिंसियरिटी नहीं होगी ना, वफादारी नहीं होगी कि नहीं यार इनको तरक्की करनी है, यार मुल्क का हाल तो देखो, कल फिर कोई वो आ गया तो इस मुल्क का क्या बनेगा, कोई फलाना आ गया तो क्या बनेगा, क्या होगा, और वो तो हम देखते ही नहीं। हम वो है ही नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे, सियासी इस्तेहकाम की बात भी हम करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, खासकर सियासी इस्तेहकाम नहीं है। उसके लिए जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना ये तो कोई बात नहीं है, सामने आए मुकाबला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त किस रोल में देख रहे हैं इस इस्तेहकाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो वाहिद इस वक्त अपोजिशन है? एक्चुअली जी मैं एक बात करूँगा कि तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान को कोई सही एडवाइस नहीं कर रहे, राइट। और अगर उसको एडवाइस करें कि आपके मिलने से, आपकी आपस में गुफ्तगू से, एक दूसरे के तबाद से, इस आप मुल्क है तो आप हैं ना वज़ीर आज़म, मुल्क हैं तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी ना। आप करें राब्ते, आप अपनी दिमागी सलाहियत से उनको मात करें। आप उनको कहें कि नहीं ये तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह मैं करूँगा, और इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो जाएगा। और जब आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, नई नेगोशिएशन नहीं होनी, तो फिर वो लोग भी जो है ना अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी वो तो बात नहीं करता, और उसको जो सिखाने वाले हैं वो ये नहीं देखते। देखें, एक अच्छा दोस्त वो होता है कि वो ऐसी बात करे जिससे अगला बंदा कहे यार ये क्या बात कर रहा है, उसके सोच से अगेंस्ट बात करे। अब ये जाके सारी बातें करते हैं खुशामदी। जब आप खुशामदी बात करेंगे, अच्छा फिर पॉलिटिकल आदमी तो आजकल उनके साथ कोई है नहीं, कोई सियासी आदमी उनके साथ नहीं है जो उनको जाके बता सके। बिल्कुल सही है सर। मुझे क्लोजिंग पे जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैंने तो एंजॉय इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया कि बहुत सी पुरानी बातें हमें याद करने का मौका मिला। उसमें पीटीवी के ड्रामे और ख़बरनामा भी था, उसमें सियासी बातें भी थी, उसके अंदर जो है वो हाशमी साहब के अपने ऊपर जो आने वाली मुश्किलात थी उनका जिक्र भी था, आज के करंट अफेयर्स भी जो है वो इस सारे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है। मैंने किसी बात को अपोज नहीं किया, ये मैंने आप पे छोड़ा कि किस चीज़ को आप ठीक समझते हैं, किस चीज़ को आप गलत समझते हैं। मैंने कुछ सवालात थे जो सर के सामने रखे, और जो हल्के के लोग हैं जिन्होंने काम देखा हुआ है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में, वो इस बात पे गवाह हैं कि हाशमी साहब ने जो है वो किस तरीके से सिंसेरिटी के साथ जो है वो काम किया है। इल्ज़ामात का उन्होंने बता दिया, कोई किसी किस्म की चीज़ साबित नहीं हुई, सियासी मुकदमात वो सारे थे जिसके ऊपर हमने जो है वो मीडिया ट्रायल कर करके ये सूरत हाल बना दी। आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।